नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत लैंग्वेज की वर्णमाला को। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत भाषा को लेकर के जो बेसिक जनरल नॉलेज है वो हमने देखी और वो भी हमें पता होनी चाहिए। और आज हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज से हम संस्कृत लैंग्वेज को वाकई में सचमुच में सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरी होती है, जो चीज़ हमें जानना सबसे ज़रूरी है, वो है उस लैंग्वेज की वर्णमाला, उस भाषा की वर्णमाला। तो सबसे पहले हम संस्कृत की वर्णमाला के विषय में समझेंगे। ठीक है? वर्णमाला यानी जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं उस लैंग्वेज में, अल्फ़ाबेट्स जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके बारे में जानना, किन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं इस लैंग्वेज को लिखने में, उसके बारे में जानना, वो वर्णमाला का ज्ञान कहलाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वर्ण जो संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ये जो संस्कृत लैंग्वेज में वर्ण होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी और चीज की या किसी और वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, किसी और वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है? व्यंजन वो होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, किसी वर्ण की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। ठीक है? आइए अब हम देखते हैं स्वर के उदाहरण क्या हैं। स्वर के क्या क्या उदाहरण होते हैं। आप अ, इनको नोट कर लीजिए आप। अ, आ, ई, उ, ऊ, री और ये रिर। ठीक है? ये यहां पर दो बार ही करना है। ठीक है? रिर हो गया। उसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है? इतनी चीजें मिलकर के हमारा बनाते हैं स्वर। ये हमारे स्वर हैं। ठीक है? ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता हमें है नहीं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन कुछ यूं होते हैं। क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, व। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है आपका त, थ, द, ध, न। फिर आता है प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आता है आपका य, र, ल, श, श, ह। यहां तक आपके जो हैं ये व्यंजन हैं। ये सारे के सारे आपके कहे जाते हैं व्यंजन। इन्हें आप नोट कर लीजिए। ये व्यंजन है। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? अब व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता कब पड़ती है और जब स्वर की आवश्यकता पड़ती है तो व्यंजन क्या कहा जाता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि व्यंजन भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं अजंत और एक होते हैं हलंत। ठीक है? जब आप क के नीचे कुछ ऐसी, ख के नीचे कुछ, ग के नीचे घ, इसके नीचे कुछ इस तरह की सिंबल बनाते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है हलंत। इसको कहते हैं हलंत। यहां पे व भी है। ठीक है? श, श, ह। यहां पर व भी है। ये व बीच में लिखना भूल गया था। तो इतनी चीजें जो आप देख रहे हैं, जो ये नीचे ये सिंबल बने हुए हैं, इनको कहा जाता है हलंत। तो जब ये सिंबल्स के साथ ये होते हैं व्यंजन, तब इनको कहा जाता है हलंत। और इस सिंबल की खासियत क्या है, क्यों ये सिंबल लगाने पे हमें जो है वर्ण को या व्यंजन को किस तरीके से बोलना होता है, क्या कुछ अंतर आ जाता है अगर हम ये सिंबल ना लगाएं तो? जी बिल्कुल आता है। जैसे अगर आप क ऐसे बोलें तो इसको आप बोलेंगे क, इसको क नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क, इसको बोलेंगे ख, इसको बोलेंगे ग। ठीक है? ऐसे बोला जाता है इसको क, ख,
ग घ, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे उच्चारण करते हैं क ख ग घ, यानी ऐसा लगता है जैसे आप इसे पूरा नहीं बोल रहे, ठीक है, उस केस में हलंत का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी आप किसी वर्ण को पूरा नहीं बोल रहे हैं वहां पर आप हलंत का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसी कई बार होता है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। आपने हिंदी कई बार लिखी होगी, लेकिन आज आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। जब आप हिंदी लिखते हैं तो कितनी गलतियां आपने की हैं और उसके बावजूद भी आप हिंदी में पास होते चले आए हैं, ठीक है। तो पास तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये है कि जो हमें वाकई में जो व्याकरण है हिंदी का, जो संस्कृत को समझे बिना हमें नहीं समझ में आता, वो आज हम देखेंगे। तो ये हो गए हलंत, ठीक है। आपने इस क को बोला क, लेकिन जैसे ही आपने इसमें स्वर जोड़ दिया, अ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? क बन गया। इसको आप बोलेंगे क। तो ये जब आप इसको स्वर जोड़ते हैं, ठीक है, जब आप किसी हलंत वाले व्यंजन में किसी स्वर को जोड़ते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अजंत, ठीक है। ये सब थे हलंत, ये सब थे हलंत, और ये कहलाता है अजंत। यानी जब आप स्वर को जोड़ देते हैं किसी भी व्यंजन के साथ, हलंत वाले व्यंजन के साथ, तो जो आपको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? अजंत। आई होप कि आपको हलंत और अजंत इन दो चीजों के बारे में ठीक से पता लग गया होगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। हलंत और अजंत के बाद, एक मिनट, ये बुक मेरी, नोटबुक मेरी यहाँ मैंने रख दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हलंत और अजंत के एग्जाम्पल से किस तरीके से हम अक्षरों का निर्माण करते हैं, हलंत में स्वर का इस्तेमाल करके किस तरह से अजंत का निर्माण करते हैं, और ठीक है, और किस प्रकार से अगर हम हलंत और अजंत का ध्यान न रखें तो जो कुछ हम लिखते हैं और जो कुछ हम बोलते हैं उसमें कितना फर्क आ जाता है। जैसे अगर हम ऐसे लिखें महान, तो आप क्या पढ़ते हैं? इसको महान पढ़ते हैं, महान, ठीक है। आप इसको ये नहीं पढ़ते महान, ये न है ना, लेकिन आप इसको महान नहीं पढ़ते, आप इसको पढ़ते हैं महान, और लिखते क्या है? महान। हम में से कईयों ने ये गलती की होगी, लेकिन ये जो महान है इसको सही तरीके से लिखने का तरीका ये है, ये है सही तरीका लिखने का हिंदी में, महान, हलंत के साथ। जब आप इसको हलंत के अलावा जब आप इसको पूरा बोलना चाहें, जैसे अजर, यहां पर भी र के नीचे ये आएगा, लेकिन ज, अजर, अजर, ठीक है, ये ज भी पूरा नहीं बोल रहे, अजर, अमर। तो यहां पर जहां पर भी आप पूरा नहीं बोल रहे वहां पे हलंत आपको लगाना पड़ता है, लेकिन ये चीज हम कभी ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। तो हलंत और अजंत आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आज, और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे भगवान राम, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। भगवान राम महान थे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ आपको मिल दिख रहा है, यहां पर भगवान राम महान थे, ये ऐसे सही लिखा हुआ है। जब आप इसमें ये हलंत नहीं लगाते ना, तो भगवान राम महान थे ऐसा तो बोलते नहीं है। तो जैसा बोलते हैं वैसा हम लिखते नहीं है, यही गलती है। और आपको बेसिक मिस्टेक ये सुधारनी होगी। भगवान जहां पर भी आधा आ रहे हैं वहां पर हलंत लगाएंगे, जहां पर भी पूरी चीज है वहां पर आप उसको अजंत का इस्तेमाल करेंगे। और ये बात पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप संस्कृत के श्लोक सीखेंगे, सबसे पहले हम जो सीखेंगे, ये वर्णमाला सीखने के बाद सबसे पहले संस्कृत के जो कठिन श्लोक होते हैं, किस तरह से उनको रिसाइट किया जाए इसके बारे में समझेंगे। और उसमें बहुत से लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा अपना तरीका है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, उससे बेहतर तरीके हैं, निश्चित रूप से हैं। पर जैसे मैंने समझा, जैसे मैंने चीज़ों को जाना, जिस तरह से मुझे आसानी लगी, वो तरीका, वो ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे किस तरीके से आसानी होती थी संस्कृत के श्लोकों को समझने में। आज भी उनको रिसाइट करने में कई बार कोई टफ श्लोक आ जाता है तो मुझे भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं अपनी वो ट्रिक यूज करके, या जो कुछ भी मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ उसका इस्तेमाल करके मैं उस श्लोक को याद करने की कोशिश करता हूँ। और आप ये याद रखिए कि श्लोकों को पढ़ने का, जैसे वेदों के श्लोक आप पढ़ते हैं, वेदों को रिसाइट करते हैं, तो वेदों के जो श्लोक हैं उनको रिसाइट करने का एक अलग तरीका है, उनके रिसाइटेशन की एक अलग ही विधा है। भगवत गीता में जब आप श्लोकों को पढ़ते हैं तो उसकी एक अलग ही विधा है,
तो जिस तरीके से उच्चारण करना है, क्या लय लेनी है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कब आपको उसको उच्च स्वर में ले जाना है, कब पिच आपको लो करनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, खास करके वेदों के केस में ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। इसीलिए वेदों के जो मंत्र गाए जाते हैं वो बड़े ही आपको सुरीले और मन को आनंदित करने वाले लगते हैं। कभी रात को सोते समय अगर नींद ना आ रही हो, आप वेदों के मंत्र लगा करके थोड़ी देर सुन लीजिए और उसको सुनने के बाद आप रख दीजिए। जो शांति आपके दिमाग को होती है, अब उस शांति में अगर आप सोने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ठीक है, आइए वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल। भगवान राम महान थे। अब जरा हमें इसको तोड़ना है हलंत और अजंत में। तो यहां पर क्या हो गया, भ फिर अ, क्योंकि भ का मतलब क्या है, भ धन अ, भ छोटा, ये जो हलंत वाला भ वो, और फिर अ, फिर उसके बाद व, फिर बड़ा आ, फिर उसके बाद न, र, फिर क्या आ गया आ, फिर क्या आ गया म। ठीक है, फिर आते हैं म धन अ। ठीक है, म, फिर उसके बाद ह प्लस आ। ये प्लस आप हर जगह लगा सकते हो, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर लगाने लगा, अदरवाइज हर जगह आप जहां पर भी लगाना चाहो वहां लगाकर देख सकते हैं। म ह आ, फिर उसके बाद न, थ और ए, थे। तो आपका ये आ गया। ठीक है, थे। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। आप कोई भी शब्द लेकर के या कोई भी वाक्य लेकर के इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सबसे पहले ये बेसिक्स हैं इस लैंग्वेज के, संस्कृत लैंग्वेज के ये बेसिक्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए। बहुत से लोगों को ये चीजें पता होने के बावजूद भी या फिर नहीं पता होती हैं और उसके बाद वो अशुद्ध रूप से लिख रहे होते हैं। आप सोचिए, हम आज तक महान को ऐसे ही लिखते आए, असल में ये महान ऐसे लिखा जाता है। राम हम ऐसे लिखते आए, असल में ये है, क्योंकि म को हम पूरा नहीं बोलते, राम नहीं बोलते, राम बोलते हैं। तो जहां पर आधा आ रहा है, जहां पर पूरा स्वर उच्चारित नहीं हो रहा, जहां पर पूरा हम उच्चारण नहीं कर रहे, वहां पर हलंत वाला इस्तेमाल होगा। और जहां पर हम पूरा उच्चारण कर रहे हैं व्यंजन का, वहां पे उसको अजंत कहते हैं, क्योंकि उसके साथ स्वर जुड़ जाता है। किसी भी हलंत व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तो जो कुछ बनता है उसको क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। तो आई होप आपको हलंत अजंत इसके बारे में समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम विसर्ग और अनुस्वार इनके विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल वाक्यों में किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। निश्चित रूप से संस्कृत लैंग्वेज के इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। बहुत से वीडियोस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, लेकिन आप संस्कृत लैंग्वेज से जुड़े हुए इन वीडियोस पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि आपको संस्कृत में रिसाइटेशन अगर सीखनी है, संस्कृत लैंग्वेज को ठीक से सीखना है, तो आपको ये वीडियोस देख करके संस्कृत को ठीक से समझना होगा। इसमें हम संस्कृत की बहुत सी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। 40 से 50 वीडियोस के बीच में हम लोगों की कोशिश होगी कि इतना कवर कर लें कि आपको बेसिक्स जो होते हैं संस्कृत के, और संस्कृत बोलना, किस तरीके से संस्कृत रिसाइट की जाती है, संस्कृत के श्लोक कैसे रिसाइट किए जाते हैं, वो चीज़ें आप समझ जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज का मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय